चलो स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो हेडिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली ट्रायल का सारा चीज हो गया हम लोग का, नॉर्मल बर्नौली ट्रायल भी हो गया और साथ में उसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन भी हो गया। अब ये नया टॉपिक है आप लोग के लिए, लिखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन का स्पेलिंग थोड़ा अजीब सा है, फ्रेंच आदमी था ये, फ्रांस में इसको आदमी लोग पॉइजन बोलते हैं, बट हम लोग पॉइजन ही बोलेंगे इंडिया में। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 2 मिनट ध्यान से थोड़ा सुनना, अभी तक जो हो गया है उसके विषय में थोड़ा बात करेंगे और फिर उससे रिलेट करके इसको कैसे कंटिन्यू करना है उस पर भी थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। एकदम शुरू में हमारा ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, वो 12 में कहां से स्टार्ट हुआ था? रैंडम वेरिएबल से, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल का मीनिंग क्या होता था? रूल जो क्या करेगा, सैंपल स्पेस के मेंबर्स लोगों को कोई ना कोई नंबर से कनेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल। फिर जिस नंबर से सैंपल स्पेस के मेंबर्स को कनेक्ट किया जाएगा उसको बोला जाता था रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। फिर रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल के हर नंबर से एसोसिएटेड कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी आ जाता था बीच में, ठीक है ना। फिर ऊपर रैंडम वेरिएबल का रेंज, नीचे प्रोबेबिलिटी, सारा का सारा ये सब लिख के यदि आप एक टेबल या डब्बा बना लेते हो तो उस डब्बे को क्या बोला जाता था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्या है कि रैंडम वेरिएबल का थोड़ा सा अगर टाइप चेंज कर दिया जाए, जिसके अंदर में मान लो कम से कम 3 या उससे ज्यादा ट्रायल हो, ठीक है ना, हर ट्रायल के ऊपर में कोई चीज के होने का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी फिक्स हो, ठीक। उसके साथ में सपोज करो कि जिस चीज को होना है उसको आप मान लो कि सक्सेस है, जिस चीज को नहीं होना है उसको आप मान लो कि फेलियर है, और टोटल सपोज करो कि आप n बार ट्राई कर रहे हो, आउट ऑफ n टाइम्स अगर आपको एग्जैक्टली r क्वांटिटी में सक्सेस चाहिए, कंसिडरिंग की सक्सेस का प्रोबेबिलिटी विल बी p एंड फेलियर का प्रोबेबिलिटी विल बी q, r सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स का प्रोबेबिलिटी फिर क्या होता था? NCR p to the power r q to the power n minus r। This was a formula for probability of these kind of random variables जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। फिर वो रैंडम वेरिएबल जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया था। उसका नाम क्या बोलते थे हम लोग? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और उस ट्रायल के तहत जितने बार भी आप कोशिश करोगे, जितने बार भी आप ट्रायल करोगे, उन सारे ट्रायल्स को इंडिविजुअली बोला जाता था बर्नौली ट्रायल। मतलब मान लो कि मैं एक डाइस उछाल रहा हूँ, 5 बार उछाल रहा हूँ और मैं नंबर ऑफ 6 कितना आया मेरे पास में, उस चीज का मान लो कि कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहता हूं, तो मैं ट्राई कितने बार कर रहा हूं? 5 बार। और साथ ही साथ डाइस उछाल रहा हूं तो हर बार 6 आने का नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी वगैरह है वो चेंज होगा कि सेम टू सेम रहेगा? सेम टू सेम रहेगा। तो ये जब मैं 5 बार ट्राई कर रहा हूं ना, तो इसमें से हर ट्रायल अपने आप में बर्नौली ट्रायल है, ठीक है। और ओवरऑल ये जो काम मैं ट्राई कर रहा हूं, तो ओवरऑल दिस एक्सपेरिमेंट, दिस विल बी कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और फिर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का फायदा ये होता था कि x यानी कि रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यूज है, अगर आप 5 बार ट्राई कर रहे हो तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, इट विल बी 0 1 2 3 4 5 बस। जैसे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में बहुत सोचना होता था कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसा सिचुएशन है, और उसके अकॉर्डिंगली x का अलग अलग वैल्यूज आता था। लेकिन जैसे ही आप बर्नौली ट्रायल की कैटेगरी में आ जाते हो तो उसमें जितना आपका नंबर ऑफ ट्रायल है 0 से लेके उस नंबर तक आपका x का वैल्यूज होगा, और हर वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए भी आपको ज्यादा मेहनत मशक्कत करने का जरूरत नहीं। आपके पास में सुंदर सा एक फॉर्मूला है, आप बार बार उसको लगाते रहिए, प्रोबेबिलिटी आपको मिलता रहेगा। और वापस से इस बार भी अगर आप सपोज करो कि x का सारा वैल्यूज, मान लो कि मैं अगर 5 बार ट्राई कर रहा हूँ, जैसे 6 वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो उसमें मैं ट्राई कितने बार कर रहा हूँ? 5 बार। तो x का वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से लेके 5। तो x का वैल्यूज क्या क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5। फिर 0 का प्रोबेबिलिटी 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सारा प्रोबेबिलिटी मैं फॉर्मूले से ढूंढ सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला? NCR p to the power r q to the power n minus r। अब ये सारा कार्यक्रम करने के बाद में अगर मैं वो टेबल प्रिपेयर कर लूं तो उस टेबल को टेक्निकली मुझे बोलना चाहिए था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन सिंस अब मैं ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से नाम उसका चेंज होकर हो जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम हो जाएगा बताओ? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समान एक ही है, बस नाम बदल जा रहा है, ठीक है। अब इसी से एक स्टेप और लीप फॉरवर्ड अगर आप लेते हो तो आप पॉइजन के सिचुएशन में पहुंच जाओगे। अब पॉइजन के सिचुएशन में क्या है, देखो, जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हमारा होता था उसमें जो ट्रायल का क्वांटिटी था दैट वाज लाइक 2 3 एट मैक्स। फिर बर्नौली में जाने के लिए आपको 3 से थोड़ा ऊपर उठना होगा, 3 4 5 उस टाइप का लेना पड़ेगा। अब सपोज करो कि नंबर ऑफ ट्रायल ही अगर आपका ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, मानो कि वो 100 हो जाए, अब 100 बार डाइस उछाल रहे हो, 200 बार डाइस उछाल रहे हो, तो उस केस में क्या है कि वहां पे भी जो कैलकुलेशन जनरेट होगा ना उस फॉर्मूला वगैरह से, दैट विल बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आया बात समझ? तो अगर आपका नंबर ऑफ ट्रायल सपोज करो कि ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है एंड जो भी चीज आप ट्राई कर रहे हैं उसमें से कोई चीज के होने का नहीं होने का भी हम सक्सेस फेलियर ये सब नौटंकी मान के चलेंगे, और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी यू विल सी कि सडनली बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर आप डाइस उछाल रहे हो और 6 का आना अगर आप सक्सेस मान रहे हो तो वो कितना है? 1/6। लेकिन मैं 1/6 को स्मॉल नहीं मानूंगा, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, जैसे सपोज करो कि मैं
एक मान लो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, एक पेज में कितना वर्ड होगा अप्रोक्सीमेटली 2000-2500 वर्ड हो सकता है। अब मैं आपको रैंडमली बोलूं कि उसमें से मेरे को ढूंढना है कि कितना वर्ड ए से स्टार्ट होता है। अब इसका प्रोबेबिलिटी एक बार इमेजिन करो, या सपोज करो कि एकदम ही अजीब सा कुछ ले लो, मान लो कि ऐसा वर्ड जो नंबर से स्टार्ट होता है ना, जेम्स बॉन्ड 007। मैं ऐसा कुछ अगर घटिया सा बात बोल दूं जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, आया बात समझ, तो उस टाइप के सिचुएशंस का बात हम यहां करने वाले। ये आप सपोज करो कि चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर इसको हटा देता हूं, अभी ये से मत पढ़ो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा सोचो कि फैक्ट्री है हमारे पास, ठीक है, और वो क्या बनाता है, वो ये लाइट बनाता है, और एक दिन में मानो कि 10-10 लाख लाइट एक बार में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। मशीन एकदम टॉप नॉच है, फैक्ट्री बिठाने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च सब कुछ कर लिया है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि कोई एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होगा। अब मान लो कि उस 10 लाख में से 5 डिफेक्टिव आ ही जाता है। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एकदम परफेक्ट है कि सब कुछ अच्छे से निकलेगा, एक आधा हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा हो। तो मान लो कि फैक्ट्री में 10 लाख लाइट प्रोड्यूस होता है एक दिन में, उसमें से 5 जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। अब सोचो कि डिफेक्टिव लाइट के चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आउट ऑफ ऑल द स्टॉक ऑफ वन डे, 5/10 लाख, दैट विल बी अ वेरी 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 स्मॉल नंबर। आ रहा बात समझ? तो प्रोबेबिलिटी मेरे को इस टाइप का चाहिए, और जो भी काम मैं करूंगा उसमें नंबर ऑफ ट्रायल एकदम ड्रास्टिकली लार्ज होना चाहिए, लाइक 50 से ऊपर तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है, 100, 150, 200, ठीक है, उस टाइप से। मतलब कि ऐसा सिचुएशन आप ले लो कि जैसे हर फैक्ट्री में एक नियम होता है कि आफ्टर प्रोडक्शन यू विल फाइंड कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब आप लेते हैं तो QC का एक स्टिकर चिपका हुआ मिलेगा, वो क्वालिटी चेक। अब क्वालिटी चेक का मतलब ये होता है वो चला उला के नहीं देखता, वो क्या करता है कि जैसे 10 लाख का प्रोडक्शन हुआ, अब 10 लाख बल्ब को जला के देखेगा तो आप समझ नहीं सकते कि लॉजिस्टिकली कितना मतलब क्या है कि ये ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा। माल जो है फैक्ट्री से निकलने में ही 4 महीना लगेगा अगर हर लाइट को चेक करना है तो वहां पर आइडिया ऐसा यूज किया जाता है कि चलो 10 लाख है, उसमें से रैंडम मतलब क्या है कि अलग अलग कार्टून में से 2-2 पीस निकाल के 200 पीस निकाला जाएगा आउट ऑफ 10 लाख, या 200 पीस भी नहीं निकालेगा, लोग 20 पीस ही निकालेगा, और 20 पीस में वो चेक करेगा कितना डिफेक्टिव आया कितना नहीं आया। और अगर मान लो कि एकदम ही जैसे कि 20 में मान लो कि एक डिफेक्टिव आया या नहीं ही आया एक भी डिफेक्टिव, तो बोले कि अच्छा ठीक है बाकी माल भी ठीक ही हुआ, निकाल दो। और इसीलिए रीजन है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नया लाइट भी अगर हम लेके आते हैं तो कभी कभार डिफेक्टिव निकल जाता है, क्योंकि हर लाइट एक्चुअली चेक नहीं होता, वो मैनुअली पॉसिबल नहीं। उसमें फिर क्या है कि यही करता है वो लोग कि आउट ऑफ मान लो कि 10 लाख वो 200 बल्ब चूज करेगा सपोज करो, और फिर वो 200 को जला के देखेगा, तो वो जो 200 चूज करेगा तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल कितना हुआ सोचो, 200। और बहुत ही कम चांस है, जब फैक्ट्री को अगर बहुत अच्छे से सेटअप किया है तो ऐसा नहीं कि रैंडमली हर बल्ब जो है वो खराबी होने लग जाएगा, अनटिल कोई मशीन मालफंक्शन नहीं कर रहा हो। अगर सारा मशीन प्रॉपर्ली ठीक ठाक वर्कआउट कर रहा है तो जनरली बहुत कम चांसेस है कोई भी बल्ब उसके अंदर में डिफेक्टिव होगा, जनरली सारा बल्ब आपका अच्छा ही रहेगा। तो एक जो बल्ब आप चूज करोगे आउट ऑफ दोस 200, ठीक है, वो डिफेक्टिव आएगा, इसका भी प्रोबेबिलिटी बहुत लो रहेगा। तो इस टाइप का कोई सिचुएशन अगर आपको चाहिए ना, लाइक इस 200 में से आप चाहते हैं कि 2 बल्ब एग्जैक्टली डिफेक्टिव निकले, तो इसको आप बर्नौली ट्रायल या मान लीजिए कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के आइडिया से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन दोनों से कैलकुलेशन विल बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको आना पड़ेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का थॉट प्रोसेस ही यही है कि व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, उसमें बर्नौली का सारा कंडीशन होल्ड करना चाहिए कि कोई चीज के होने का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हैज टू बी फिक्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स लेकिन कंपेयर टू बर्नौली थोड़ा हाई होना चाहिए। बर्नौली में जैसे 4-5 भी बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन इसमें कम से कम 50 या उसके ऊपर का टाइप का मतलब सिचुएशन होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन हम हो सकता है कि 2 के लिए भी कर रहे हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जनरल रियल लाइफ में जब आप सोचोगे तो 50 के ऊपर अगर नंबर ऑफ ट्रायल है आपके एक्सपेरिमेंट में, तब वो पॉइजन का सिचुएशन बनता है। मतलब उसमें आप रैंडम वेरिएबल या बर्नौली का सिचुएशन से काम नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है कि कोई चीज के होने का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी फिक्स रहना चाहिए, होने को हम सक्सेस मानेंगे, नहीं होने को हम फेलियर मानेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल अगर सपोज करो कि मेरा 200 है, तो जैसे बर्नौली में क्या होता था कि नंबर ऑफ ट्रायल अगर आपका 10 है तो x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे यहां पर भी अगर आपका नंबर ऑफ ट्रायल 200 है, दैट मींस कि x का वैल्यू 0 से लेकर 200 तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो 2 चेंज है यहां पे कंपेयर टू बर्नौली। पहला चेंज ये कि नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी लार्ज, एंड सेकंड चेंज ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन वन ट्रायल हैज टू बी कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल, लाइक 1/100, 1/500, 1/50, उस टाइप का कुछ होना चाहिए। 1/2, 1/3, 1/5 वो सब नहीं चलेगा, उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहना चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल करे तो उस सिचुएशन में आप जो भी प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आप डिजाइन बनाओगे, वो सारा का सारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन के हिसाब से जो है वो होना चाहिए। देखो यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है? 3 चीज है, एकदम छोटा मोटा नंबर ऑफ ट्रायल है, सब कुछ अगर मैनुअली हैंडल हो सकता है तो उसको आपको रैंडम वेरिएबल के कैटेगरी में सोचना। अगर सपोज करो कि ट्रायल का क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज हुआ, बाकी फिर वो सक्सेस फेलियर ये सब वो सब बात अगर वैलिड लग रहा है आपको, और नंबर ऑफ ट्रायल थोड़ा ज्यादा है, तो यू शुड गो फॉर बर्नौली ट्रायल।
या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और नंबर ऑफ ट्रायल अगर बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन वन ट्रायल बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए तो उस सिचुएशन आपको आ जाना चाहिए कहां पर, पॉइजन पे। क्लियर। और पॉइजन के अंदर में फिर से वही है कि जैसे लास्ट टाइम पर आपका नंबर ऑफ ट्रायल को n माना जाता था, यहां पर भी नंबर ऑफ ट्रायल को n माना जाएगा। वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को p माना जाता था, यहां पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को p माना जाएगा। डिफरेंस बस एक ही कि वहां पे n का वैल्यू लाइक 4, 5, 6 वैसा कुछ होता था, यहां पर इट विल बी लाइक 100, 200, 400, 50 उस टाइप का कुछ। पहला बात। दूसरा बात, p विल स्टिल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन वन ट्रायल, लेकिन वहां पर p का वैल्यू हाफ, 1/3, 1/4 उस टाइप का होता था। यहां पर p का वैल्यू 1/50, 1/100, 1/200 उस टाइप के कैटेगरी में होगी। ठीक है। नेक्स्ट चीज कि वहां पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला था कि आउट ऑफ n ट्रायल्स अगर मेरे को एग्जैक्टली r क्वांटिटी में सक्सेस चाहिए, मैं ट्राई तो n बार करूंगा लेकिन सक्सेस हर बार आएगा जरूरी नहीं है। और मेरे को आउट ऑफ ऑल द ट्रायल्स को अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सक्सेस चाहिए था, लाइक r सक्सेस चाहिए था, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। यहाँ पे दिस फॉर्मूला विल चेंज। ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग सा अजीब सा स्ट्रक्चर लेगा, मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये सब सारा का सारा चेंज है, बाकी क्वेश्चंस का जो आइडिया वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है। अब फॉर्मूलाज में क्या चेंज आएगा उसको देखो थोड़ा सा, पहले पढ़ो इस चीज को। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन अ रैंडम वेरिएबल इज वेरी हाई, जो मैं आपको समझा रहा था, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन वन ट्रायल इज वेरी लो। मतलब नंबर ऑफ ट्रायल बहुत बढ़ जाएगा और किसी भी एक रैंडम ट्रायल पे सक्सेस प्राप्त होगा हमको, इस चीज का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। अगला बात है कि नाउ लेट देयर बी अ रैंडम वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइज ऑल द क्राइटेरिया ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में n को हम क्या बोलेंगे यहां पर अभी, टोटल ट्रायल। p का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन वन ट्रायल। अब एक नया समान आता है जिसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का नाम है पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल रहे हैं बताओ, पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा का मीनिंग होता है कि n का और p का प्रोडक्ट। यहाँ पे सिंस n बहुत हाई है और p बहुत लो है, तो उन लोग दोनों का जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना हम, उस प्रोडक्ट को इस वाले क्राइटेरिया में लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोला जाता है यहाँ पर पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नाम है इसका, डेफिनेशन। ठीक है। उसके बाद में मान लो कि आप n बार ट्राई कर रहे हो और आउट ऑफ n ट्रायल्स आपको r क्वांटिटी में सक्सेस चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये वाला है। जैसे पिछली बार क्या था फॉर्मूला आपका, फिर से बताऊं, NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। इस बार आपका फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा कि p ऑफ x इक्वल्स टू r, मीनिंग आउट ऑफ n ट्रायल्स यू आर ड्रीमिंग टू गेट r सक्सेस। ये आप सपना देख रहे हैं कि इतना ही सक्सेस चाहिए मेरे को, तो फॉर्मूला वुड बी e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा मींस n इंटू p का वैल्यू, इनटू लैम्डा टू द पावर r। लैम्डा तो फिर से यही वाला है और r का मतलब है कि आउट ऑफ n ट्रायल्स आपको कितना सक्सेस चाहिए, और नीचे रहेगा r का फैक्टोरियल। ये एक नया फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर में वापस से हम क्या कि वो टेबल वेबल बना के मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अलग से नहीं देखेंगे। इसमें क्या है कि बस शॉर्टकट फॉर्मूला ही रहेगा। क्यों टेबल नहीं बनाएंगे, उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि ट्रायल इतना ज्यादा है कि टेबल तो आप बना ही नहीं पाओगे। मान लो कि 200 ट्रायल है, तब टेबल में 200 एंट्री आप कहां से भरोगे, तो इसीलिए इसमें लॉन्ग कट वाला फॉर्मूला लगता ही नहीं है मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन का। अगर कुछ पूछेगा भी तो सीधा आपको ये शॉर्टकट याद रखना है। जैसे वहां पर मीन का शॉर्टकट क्या था, एनपी, वेरिएंस का शॉर्टकट क्या था, एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डिवीजन का शॉर्टकट क्या था, रूट ओवर एनपीक्यू। यहां पर मीन या फिर आप एवरेज बोलो, उसका मतलब होगा लैम्डा। लैम्डा वापस से यही है, देखो आपके एनपी। ठीक है। तो मीन का ये एवरेज का मतलब हो जाएगा लैम्डा। समहाउ मैथमेटिकली वेरिएंस का आंसर भी लैम्डा ही होता है इसके अंदर, मीन एंड वेरिएंस इसका आंसर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में यू विल ऑलवेज गेट सेम, दोनों का आंसर लैम्डा ही है। और लैम्डा कौन है, तो लैम्डा आपका एनपी है। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन वापस से पुराने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रूट ओवर वेरिएंस, तो रूट ओवर वेरिएंस के हिसाब से कितना हो जाएगा, रूट ओवर लैम्डा। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब क्वेश्चन को एक बार बिगिन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड P2 गिवन लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड P3 गिवन लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो एक थोड़ा सा लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आपको जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में इस टाइप का वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, और कुछ कुछ क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ नहीं रहेगा। तो जहां नहीं दिया हुआ रहेगा वहां आप सिंपली क्या है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अच्छे से लगा दो, और लगाने के बाद में ये वाले स्ट्रक्चर में ही अपना आंसर छोड़ दो। और जहां पर दिया हुआ वहां थोड़ा कोशिश करो अगर कैलकुलेशन हो सकता है तो, और नहीं हो सकता तो छोड़ दो वहीं पे, क्योंकि कैलकुलेशन में माथा मारोगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है। आओ बिगिन करते हैं। तो फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड P2 गिवन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। P2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा सोचो। P2 मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन कम है क्या, एक सेकंड रुकना, तो दिया हुआ है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, आर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। आपका फॉर्मूला क्या था बताओ, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर आर और डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला था। अब आप इसके हिसाब से सोचोगे तो आर की जगह पर आपको 2 बिठाना है, और लैम्डा ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर में 1।
सो इट विल बी e टू द पावर -1 इनटू मेरे ख्याल में 1 टू द पावर 2 और अपॉन में शायद से 2 का फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल्स टू आई विल से e पावर -1 अपॉन में 2 ही रहेगा एंड बेसिकली इट इज 1/2e। यही आपका आंसर, ठीक है। और इनकेस e पावर -1 का वैल्यू आपको दिया रहता तो उस केस में फिर क्या क्या वैल्यू बिठा के बाकी कुछ कैलकुलेशन वगैरह करते। चलो आगे नेक्स्ट वाले पार्ट का बताओ क्या हो जाएगा। p ऑफ 3 चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या है आपका, e पावर -λ इंटू लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल। वापस से लैम्डा इस सिचुएशन में है हाफ, सो इट विल बी e पावर -½ इंटू मेरे ख्याल में हाफ टू द पावर r का मतलब हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर -½ इंटू 1/8 और डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल मेरे ख्याल में 6। तो ऑल टुगेदर e पावर -½ डिवाइडेड बाई ये 6 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 48, ठीक है। और e पावर -½ को भी अगर आप चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/48 इंटू e टू द पावर नीचे हाफ आ जाएगा और हाफ का मतलब क्या हो जाएगा सोचो, √e। ये आपका आंसर। e क्या है, ये भी एक अच्छा बात है, मैं बता देता हूं। इसको पहचानते हो कौन, पाई। अभी पाई का वैल्यू आप कितना लेके चलते हो, 22/7 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 भी होता है। ये दोनों ही इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इनफैक्ट मेरे को यहाँ भी इक्वल नहीं लगाना चाहिए, ये भी गलत ही है, मुझे यहाँ पर भी ऐसा ही देना चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जैसा ये पाई है ना, तो इन्हीं लोग के समाज का एक और आदमी ई का नाम है, इसको जैसे पाई पढ़ते हो, इसका नाम है नेपियर्स कांस्टेंट, ये इसका नाम है ई का, ठीक है। और वैल्यू अगर देखोगे तो 2.71 के आसपास कुछ रहता है, लेकिन हमको वैल्यू कभी यूज नहीं कर रहा, हमारे लिए ई है बस, हम इसको छेड़ेंगे। क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, पढ़िए एक बार। आइए बात करते हैं। ये कह रहा है कि if the probability that an individual suffers a bad reaction from injection of a given serum is इतना, देखो ये आपका काइंड ऑफ P जैसा हो गया, ठीक है। और P का वैल्यू आप देखोगे किस टाइप का है, 1/1000, काफी छोटा है। फिर आगे बोल रहा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, ये आपका n हो गया, ठीक है, कि 2000 लोगों पे टेस्टिंग होगा। आपको चाहिए एग्जैक्टली 3 आदमी को जो है वो बैड रिएक्शन हो, और आगे चाहिए आपको मोर देन 2 इंडिविजुअल। तो मैं पहले एग्जैक्टली 3 पे बात कर लेता हूँ थोड़ा आपसे, फिर मोर देन 2 इंडिविजुअल पे भी बात करेंगे, ठीक है। सिंपल एक दो चीज अगर हम यहाँ पे जांचें और समझें, तो आप मेरे को पहले ये बताओ वापस से कि n कितना है, सोचते जाना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, n कितना है 2000, p कितना है 0.001, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक अच्छा बात है कि q का बहुत ज्यादा रोल नहीं है ही नहीं कहीं पर भी। इनफैक्ट जैसे वहां पर p q दोनों चाहिए होता था, यहाँ पर p से ही सारा काम हो जाता, ठीक है ना। तो n हो गया आपका 2000, p हो गया आपका 0.001। नेक्स्ट आई विल आस्क यू, क्या बताओ मेरे को कि अगर n मेरा 2000 है तो x मेरा क्या क्या हो सकता है। 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा 2000 तक। फर्स्ट पार्ट में वो एग्जैक्टली मेरे को 3 वाला पूछ रहा है, मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 3 पूछ रहा है वो मेरे से। ये बात समझ में आया, लिखूं हियर n इक्वल्स टू 2000, p इक्वल्स टू 0.001, सो लैम्डा इक्वल्स टू np, लैम्डा इज इक्वल्स टू np, कितना आएगा बताना जरा, 0.001 इंटू 2000, सॉल्व करके ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको चाहिए p ऑफ x इक्वल्स टू 3, जो कि फॉर्मूला से हो जाना चाहिए e पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे इसको तो e टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर 3 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। और यहां पर आप देखो कि e पावर -2 का आंसर कितना दिया हुआ, इस टाइप का कुछ दिया है। अब समय अगर आपके पास में है इसको कैलकुलेट कीजिएगा, और नहीं है तो ऐसे छोड़ दीजिएगा। दिस इंटू 8 और अपॉन में मेरे ख्याल में 6, थोड़ा कट जाएगा शायद 3, और ये हो जाएगा शायद से 4, बाकी मैं तो यही छोड़ दूंगा 1353, आप इसको देख लीजिएगा 4 डिवाइडेड बाई, ऐसा कुछ, ठीक है। चलें आगे। सेकेंड हाफ देखो एक बार और थोड़ा सोचो कि सेकेंड हाफ में क्या मांग रहा है आपसे। मोर देन 2 इंडिविजुअल्स को क्या हुआ होगा बैड रिएक्शन,
तो आपसे टेक्निकली हम अगर पुराने टर्म्स में सोचे तो आपसे क्या मांगा हुआ है, मेरे ख्याल में P ऑफ x ग्रेटर देन 2। अब एक बार फिर से रिकॉल करो कि 2000 लोगों पे यदि ये टेस्ट किया जाएगा तो आपके x का वैल्यू हो क्या क्या सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक, 2000 तक। आपको 2 के आगे वाला सारा चाहिए। अब आप खुद से सोचो कि जो आपको चाहिए उसका संख्या, उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है कि जो नहीं चाहिए उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जो चाहिए उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और वो जो एक बात था ना कि P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ डॉट 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 P ऑफ 2000, उन सारे का सम 1 होगा, वो बात यहां भी वैलिड है। तो यहां पर मेरे को 3 से लेके 2000 तक सबका प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो शॉर्टकट क्या हो सकता है यहां पर कि 1 माइनस, बोलो क्या, P0 और बोलो P1 और 2 को भी माइनस करना पड़ेगा शायद, तो माइनस P ऑफ 2। देखो ये आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। मैं आता हूं उस पर, देखो मोर देन 2 वो बोला है, मतलब मोर देन 2 वाला आपको चाहिए, तो आपको चाहिए 3 4 5 6 2000 तक चाहिए। कहां तक आपको नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए और 2 नहीं चाहिए, इसीलिए सबको माइनस कर दिया। अब इन सारे को जो है वो आप अपने फॉर्मूला के हिसाब से सिंप्लीफाई कर लो। तो दिस इज इक्वल्स टू, आई बिलीव ऐसा कुछ हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ 0 का मतलब e टू द पावर -2 इनटू 2 टू द पावर 0 अपॉन में शायद से 0 फैक्टोरियल माइनस e टू द पावर -2 2 टू द पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल और माइनस e पावर -2 इंटू 2 पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बाकी थोड़ा सा करके दिखा देता हूं कि इन सब सिचुएशन को कैसे आप टैकल कर सकते हो। 1 माइनस, जैसे सब में यू कैन सी कि e पावर -2 वाला पार्ट कॉमन है, तो पहले आप उसको कॉमन निकालो, e पावर -2 अंदर आपके पास बचेगा शायद यहां से ऊपर नीचे 1 ही होगा वो, ठीक है। फिर सेकंड वाले से आपके पास बचेगा +2 और थर्ड वाले से बचेगा शायद से 4/2, तो आई थिंक 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसका वैल्यू दे रखा है, कैलकुलेशन करो। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, आओ बात करते हैं। ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड्स, टर्निंग मतलब प्रोड्यूसिंग रेजर ब्लेड्स होना चाहिए था, देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव, मतलब एक ब्लेड के डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी आपको कितना बता रहा है, 1/500। फिर ये कह रहा है कि द ब्लेड्स आर इन अ पैकेट्स ऑफ 10। ठीक है, यूज पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव एंड 2 डिफेक्टिव ब्लेड्स इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। तो हम ना 10,000 पैकेट्स पे डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर सकते, हम पहले एक पैकेट पे अटैक करेंगे। और हमको देखो 3 कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा है। पहले पूछा है कि एक पैकेट के अंदर में नो डिफेक्टिव, तो पहले हम नो डिफेक्टिव का बात करेंगे। फिर ये हमको बोल रहा है कि 1 डिफेक्टिव, फिर हम 1 डिफेक्टिव का बात करेंगे और फिर हम 2 डिफेक्टिव का बात करेंगे और फिर एक का जो हमारा आंसर आएगा ना उसको फिर हम 10,000 पे अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो पहले हम एक पैकेट के लिए बात कर रहे हैं, लिखो आप हेडिंग फॉर 1 पैकेट, फॉर 1 पैकेट P is equals to 1/500, P is equals to 1/500, N is equals to, अब आप सोचो कि एक पैकेट में कितना ब्लेड था, 10, तो एक पैकेट के कॉन्टेक्स्ट में N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 ही रहेगा। लिखो N equals to 10, नीचे लिखो therefore lambda is equals to कितना, 10/500, सो काट वाट के 1/50 और सॉल्व करोगे तो शायद ये 0.02 आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, आ रहा है 0.02, ठीक। तो लैम्डा आपका 0.02 आ रहा है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, एक पैकेट में टोटल कितना है, 10 ब्लेड है, 10 बार मतलब आप ट्राई करोगे, n आपका 10 है। तो n अगर आपका 10 है तो x का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है वो सोचो, 0 से लेकर 10 तक हो सकता है। अब n 10 है और आप x को 0 रखना चाहते हो, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि 10 बार आपको ट्राई करना है, लेकिन आपका इच्छा है, आपका सपना है कि 10 में से हमको एक बार भी सक्सेस ना मिले। अगर आप x को 1 रखना चाहते हो तो पुराने टाइम से सोचो कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि 10 बार आप अभी भी ट्राई करोगे, आप चाहते हो कि सक्सेस आपको एक बार मिले। x इक्वल्स टू 2 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, 10 बार ट्राई करना है वो तो फिक्स है, लेकिन सक्सेस उसमें कितना चाहिए आपको, 2 चाहिए। ये लॉजिक है इसका, ठीक है ना। तो पहले हम एक पैकेट के कॉन्टेक्स्ट में P ऑफ 0 फाइंड करते हैं। लिखो नाउ, ये सारा चीज एक पैकेट के लिए चल रहा है अभी के लिए, हाँ लिखो नाउ P ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कितना होगा सोचो, e टू द पावर, बोलो माइनस ऑफ 0.02 इंटू
0.02 टू द पावर 0 अपॉन में फैक्टोरियल 0। ठीक है, सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में e टू द पावर माइनस ऑफ 0.02 ही आ जाएगा, और जिसका आंसर हम लोगों को कितना दिया हुआ है 0.9802। ठीक है, ये आ गया आपके p ऑफ 0। ठीक है, बता सकते हो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एक पैकेट में एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं होगा, उसका प्रोबेबिलिटी इतना, विच इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही है। मतलब एक पैकेट ऑलमोस्ट क्या है कि फैक्ट्री का सेटअप इतना अच्छा है कि कुछ भी डिफेक्टिव नहीं आएगा उसमें। क्लियर मेरे ख्याल में? नेक्स्ट चलो निकालते हैं p ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं, फिर हम इसको 10,000 पे एक साथ अप्लाई कर दें। p ऑफ 1 का पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप मेरे को इंटरप्रिटेशन बताओ। हम यहाँ पर एक पैकेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो p ऑफ 1 का मीनिंग क्या है? यहाँ पे 10 ब्लेड में एग्जैक्टली एक डिफेक्टिव निकले, वो हम चेक कर रहे हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ, e टू द पावर माइनस ऑफ 0.02 इंटू 0.02 टू द पावर 1 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ कितना 1। तो सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में इस पार्ट का वैल्यू फिर से 0.9802 इंटू 2 अपॉन 100 जैसा कुछ होगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रही है? 18,1600 तो 19,604, 19,604 और पॉइंट तो कितना 1 2 3 4 ना, तो 1 2 3 4 और बाई 100 कर दोगे तो शायद 0.01 ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? ठीक है सर, ये एक का आगे, फिर निकालो। अब किसका निकालना है? 2 का भी निकाल के रख लो, और फिर मैं आपको समझाता हूं कि आगे क्या करना हम लोग। p ऑफ 2 निकालो, सोचो क्या होगा। p ऑफ 2 अगर निकालते हो तो मेरे ख्याल में क्या आना चाहिए बोलूं, e टू द पावर माइनस ऑफ 0.02 इनटू क्या बोलूं 0.02 टू द पावर कितना 2 और अपॉन में मेरे ख्याल में 2 का फैक्टोरियल। सॉल्व करने पे फिर से 0.9802 ऐसा कुछ डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में यहां से आ जाएगा 4 और यहां से बहुत घटिया आंसर आएगा 2/100। मैं ऐसे तोड़ के ले लेता हूं ताकि थोड़ा कट वट अगर कुछ जाए तो इंटू 100। ठीक है, 4 शायद कट ही जाएगा, चलो बढ़िया है। और बहुत छोटा ही आ रहा है क्या? अच्छा सॉरी, नीचे एक DA2 रहेगा, ये वाला तो ठीक किया मैंने शायद, एक 2 कटेगा, मतलब नहीं ऊपर 2 2 आएगा, वो पूछ लो 2 इंटू 2, तो एक 2 कट गया हमारा, और फिर से ये वाला आ जाएगा शायद से 19604 और डिवाइडेड बाय आपके पास में 10,000 टाइप रहेगा, और यहां से भी है, खतरनाक ही होगा 1 2 3 4 एक और 1 2 3 4 ऐसा कुछ, और ऑल टुगेदर अपने को चाहिए 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 पॉइंट ऐसा कुछ। क्लियर मेरे ख्याल में? ये एक पैकेट से रिलेटेड हमने सारा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। अब देखो इसको 10,000 पैकेट पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो उसका मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट तो ये है कि एक पैकेट का जो भी प्रोबेबिलिटी आया है उसको डायरेक्टली आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे p ऑफ 0 एक पैकेट के लिए जितना निकला, इसको अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी निकल के आएगा दैट विल बी क्वांटिटी ऑफ पैकेट्स दैट आर हैविंग 0 डिफेक्टिव ब्लीड्स। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस पर थोड़ा बात कर सकते हैं। अब एक चीज सोचना, इसका मीनिंग सोचो आप एक बार, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला टाइप कुछ मतलब समझाने का ट्राई करता हूँ। हालांकि उसको हम बार बार उतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम तो शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे, लेकिन आप एक बार पहले मेरे को इसका मीनिंग समझाओ। इस पार्ट का मीनिंग क्या है? एक पैकेट में 0 डिफेक्टिव ब्लीड होगा, उसका प्रोबेबिलिटी इतना है, ठीक है। और सेम ही सिचुएशन है, सेम ही फैक्ट्री है, तो जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रखा है सबके लिए तो प्रोबेबिलिटी सेम ही होना चाहिए। तो मैं पूरे कंसाइनमेंट के लिए भी अगर बात करूं कि एक पैकेट में मतलब पूरे कंसाइनमेंट के किसी भी रैंडम पैकेट में नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स अगर मेरे को 0 चाहिए तो प्रोबेबिलिटी तो यही मेंटेन होना चाहिए। आया बात समझ? अब इस चीज को मैं ऐसे आपको समझा सकता हूं, देखो कि नंबर ऑफ पैकेट्स हैविंग 0 डिफेक्टिव ब्लीड
डिवाइडेड बाय 10,000, जो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, इसका वैल्यू स्टिल कितना मेंटेन होना चाहिए, जो उसमें आ रहा था उतना ही मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री सेम है, सिचुएशन सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम। तो एक पैकेट में जो प्रोबेबिलिटी आया है जीरो ब्लेड का, पूरे कंसाइनमेंट में भी ओवरऑल तो उतना ही होना चाहिए। ये हो गया आपका फेवरेबल सिचुएशन के नंबर ऑफ पैकेट जितना एक्चुअली डिफेक्टिव है जिसमें जीरो ब्लेड, और ये हो गया आपका टोटल कंसाइनमेंट। तो इसका वैल्यू अभी भी कितना मेंटेन होना पड़ेगा, 0.9802। और यहां से अगर आप इस चीज को ढूंढना चाहते हो कि आउट ऑफ 10,000 पैकेट कितना पैकेट में जीरो डिफेक्टिव ब्लेड है, तो इस 10,000 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आया बात समझ? नंबर ऑफ पैकेट्स, एक और चीज लिख देता हूं, आउट ऑफ 10,000 पैकेट या 10,000 पैकेट्स हैविंग जीरो डिफेक्टिव ब्लेड। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ये तो होना चाहिए, और ये अगर होना चाहिए तो ऊपर वाला चीज ही तो पूछ रहा क्वेश्चन आपसे कि आउट ऑफ 10,000 पैकेट कितना पैकेट होगा, उसका वैल्यू कैसे आ सकता है, 10,000 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये सब चीजें हम लिख के दिखाएंगे नहीं, हम अब क्या करेंगे क्वेश्चन के सेकंड हाफ के लिए कि आउट ऑफ 10,000 पैकेट कितना कितना होगा, तो जीरो डिफेक्टिव ब्लेड वाला पैकेट्स के लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस प्रोबेबिलिटी बाय 10,000, फिर वन डिफेक्टिव ब्लेड के लिए आई विल मल्टीप्लाई इट्स प्रोबेबिलिटी बाय 10,000, एंड सिमिलरली दो डिफेक्टिव ब्लेड के लिए आई विल मल्टीप्लाई दिस प्रोबेबिलिटी बाय 10,000। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, लिखो नाउ for 10,000 packets, for 10,000 packets, लिखूं number of packets with zero defective bleed, number of packets with zero defective bleed, number of packets with zero defective bleed is equals to 10,000 into P0 is equals to 10,000 into P0 is equals to पहले वाले पार्ट के लिए 10,000 इंटू पी ऑफ 0, सेकेंड वाले पार्ट के लिए लिखूं नंबर ऑफ डिफेक्टिव नंबर ऑफ पैकेट्स हैविंग एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव ब्लीड, नंबर ऑफ पैकेट्स हैविंग एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव ब्लीड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10,000 इंटू पी ऑफ 1, एंड 3 नंबर पे number of packets having exactly two defective bleed is equals to 10,000 into p of 2। अब इनका प्रोबेबिलिटी निकाल के रखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एंड ये आइडिया आगे भी बहुत जगह जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगा, थोड़ा इस तरीके से क्या कि दिमाग में रखना। चलें आगे, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सोचिएगा। ये कह रहा है कि कार फर्म हैज 2 कार्स भाड़े पे देने के लिए which it hires out day by day. The number of demands for car on each day is distributed, होना चाहिए था इसको, distributed as Poisson distribution with mean 1.5। आपको याद होगा कि Poisson distribution में mean ही लैम्डा होता था। ठीक है, तो एक तरीके से आपको बताया कि लैम्डा कितना हो गया सिचुएशन में 1.5। Calculate the probabilities of days on which neither car is used and the probabilities of days on which, तो ये लाइन रिपीट हो गया, on which neither car is used। एक सेकेंड, इस दा के यहीं से काट दे। ठीक है, और एंड के बाद से वो कंटिन्यू हो जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डेज ऑन विच नाइदर कार इज यूज्ड एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ के कितना समझ में आया ये बताओ? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, एक्स जो है वो आप ऐसा समझिए कि नंबर ऑफ डिमांड्स। एक्स क्या है बताओ? नंबर ऑफ डिमांड। अब देखो मेरे पास में भले ही गाड़ी 2 ही हो भाड़ा पे देने के लिए, लेकिन डिमांड तो कितना भी आ सकता है। अब बात समझ, किसी किसी दिन हो सकता है कि मेरे पास में 1 भी डिमांड नहीं रहेगा, किसी किसी दिन हो सकता है कि 2 डिमांड रहेगा, किसी किसी दिन हो सकता है कि 3 डिमांड रहेगा, कभी 4, कभी 5, कभी 6। और ये चीज कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्या दिक्कत है? तो इसमें जो आपका एक्स है वो 0 से लेके कहां तक ट्रेवल कर सकता है? इन्फिनिटी तक। क्लियर मेरे ख्याल में? दूसरा बात, लैम्डा कितना है? तो एन और पी ये सब नौटंकी नहीं बताया है, डायरेक्टली आपको लैम्डा दे दिया 1.5। ठीक है, अब आप सोचो कि x इक्वल्स टू 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इन सब का मीनिंग क्या होगा? पहले थोड़ा उस पर बात करते हैं। x इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या है बताओ? डिमांड 0 है। और x इक्वल्स टू 0 में हो क्या रहा होगा वो भी सोचो। जब डिमांड ही नहीं है तो कोई गाड़ी भाड़ा पे जाएगा ही नहीं। x इक्वल्स टू 1 में क्या होगा सोचो? एक गाड़ी भाड़ा पे जाएगा और एक गाड़ी फालतू पड़ा रहेगा। जब x इक्वल्स टू 2 होगा तब क्या होगा सोचो?
दोनों गाड़ी भाड़ा पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। जब x इक्वल्स टू 3 होगा तब क्या होगा? गाड़ी तो अभी भी हमारे पास में 2 ही है ना, तो उस 3 में से किसी 2 को हम गाड़ी देंगे और तीसरे वाले को बोलेंगे भाई आज नहीं हो पाए। 4 हुआ तब क्या होगा? 2 को हम दे देंगे गाड़ी और 2 को क्या बोलेंगे कि आज नहीं हो पाएगा, आप कल आइए। 5 हुआ तो क्या होगा? सेम, 2 को गाड़ी देंगे, 3 को बोलेंगे कि कल आइएगा। आ रहा बात समझ? अब आप सोचोगे क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे? क्वेश्चन एक उस सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है जब आपका दोनों गाड़ी पड़ा हुआ है, और वो कब होगा? जब डिमांड का क्वांटिटी 0 होगा। और फिर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई हम कुछ डिमांड्स को रिफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा कब होगा? जब पी एक्स ग्रेटर देन क्या होगा? 2 तक आई हैव कैपेसिटी, आई कैन मीट इट, लेकिन 2 के ऊपर 2 को तो मैं मीट कर लूंगा, लेकिन उसके ऊपर जितना है उसको मेरे को रिफ्यूज करना। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है, आई विल से कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच नाइदर कार इज यूज्ड, तो मतलब पी ऑफ 0 मांग रहा है, एंड सम डिमांड्स इज रिफ्यूज्ड, इसमें पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 मांग। देखो आया समझ के नहीं आया? क्लियर है? बाकी सॉल्विंग तो बहुत ईजी है, ठीक है। लिखिए हियर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.5, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.5, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.5। आगे लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए। अब ऐसे एक लाइन लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज, ये ताकि याद रहे बाद में, नहीं तो फिर पी ऑफ 0 आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच नाइदर कार इज यूज्ड, प्रोबेबिलिटीज ऑफ डे ऑन विच नाइदर कार इज यूज्ड, on which neither car is used is equals to p of 0, is equals to p of 0। और बाकी आप सॉल्व करो फॉर्मूले से p of 0 को। p of 0 इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? e टू द पावर माइनस ऑफ 1.5 इनटू 1.5 टू द पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल्स टू, आई थिंक इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2231, बाकी सब तो 1 ही हो जाएगा इसमें। तो यही आपका आंसर है फाइनल, चलेगा। नेक्स्ट लिखो रोमन 2 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड्स आर रिफ्यूज्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड्स आर रिफ्यूज्ड। देखना इसमें क्या होगा, लिखो p ऑफ x ग्रेटर देन 2, सेकेंड पार्ट के लिए p ऑफ x ग्रेटर देन 2। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक बार 2 मिनट फिर से मेरी तरफ देखो। x आपका क्या है? नंबर ऑफ डिमांड्स, उसका वैल्यू कहां से कहां वेरी कर सकता है? 0 से इन्फिनिटी। तो यदि ग्रेटर देन 2 मांगा है आपसे, तो टेक्निकली क्या मांग रहा है वो? 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक का डिमांड मांग रहा है। उसको तो डायरेक्टली कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो क्या कर सकते हो आप? ऑल्टरनेट अप्रोच की 1 माइनस जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। तो यदि 2 के आगे का सारा चाहिए, मतलब क्या क्या नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए और 2 नहीं चाहिए। लिखो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ 1 एंड माइनस पी ऑफ 2। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अभी 0 का तो कैलकुलेट कर ही लिया था, या इसको कॉपी मत करो, लिखो एक बार ताकि कॉमन ले सकें। 1.5 पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल माइनस e टू द पावर माइनस 1.5 इंटू 1.5 टू द पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल और माइनस e पावर माइनस 1.5 इंटू 1.5 पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। कॉमन लेने पे 1 माइनस e पावर माइनस 1.5 कॉमन, अंदर बचेगा शायद यहाँ से 1, वहां से बचेगा आपके पास में 1.5 और लास्ट वाले से थोड़ा घटिया सा होगा प्लस 2.25 अपॉन में मेरे ख्याल में 2। सही कह रहा हूँ शायद, बाकी फिर सॉल्व कर लेना आप लोग, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सपोज दैट x हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ p of x equals to 2 equals to 2/3 equals to p of x equals to 1, evaluate p of 0। आसान सा ही है। p of 0 निकालने के लिए मोटा मोटा आपको सिर्फ लैम्डा चाहिए, वो अगर कहीं से मिल जाए तो बात बन जाएगा आपका। लैम्डा आपको दिया हुआ नहीं है, लैम्डा की जगह पर आपको ये वाला कंडीशन दिया हुआ। आओ कंडीशन को एक्सप्लोर करें। p of x equals to 2 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा बताओ? e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू वट, लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स 1 का मीनिंग e पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों तो सीधा गया, एक लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा
और फर्दर आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2/3। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 4/3। और जैसे ही लैम्डा आ गया पी ऑफ 0 भी आ ही जाएगा। नाउ पी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में कितना, e टू द पावर माइनस ऑफ 4/3 इंटू 4/3 टू द पावर 0 और अपॉन मेरे ख्याल में 0 फैक्टोरियल। बाकी सिंस इसमें देखो सपोर्ट के लिए इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप कैलकुलेट तो कर नहीं पाओगे, ऐसे ही छोड़ दोगे आप। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है कि ये सारा पार्ट कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 1/e पावर 4/3 ऐसा कुछ रहा है। ठीक है, चल रहा है आगे। फिर यहां से इसको देखो, आसान सही है। 10% of tools produced in a certain manufacturing process turn out to be defective. Find the probability that in a sample of 10 tools chosen at random, exactly 2 will be defective by using binomial distribution, Poisson distribution. तो कुछ नहीं, ये चाहता है कि मतलब दोनों से कैलकुलेट करके देखो और आंसर में क्या कि हल्का सा फर्क आता है। मतलब अगर आप बाइनोमियल से करोगे तो अलग आंसर आता है, इससे करोगे तो अलग आंसर आता है, बाकी दोनों को ही राइट माना जाता है। ठीक है, करो। बाइनोमियल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचोगे तो लिखो n इज इक्वल्स टू कितना चूज कर रहे हो आप, 10, तो n इक्वल्स टू 10। सक्सेस ऑब्वियसली हम डिफेक्टिव के आने को मानेंगे। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10% डिफेक्टिव है तो n इक्वल्स टू आपका हो गया यहाँ पर 10, p इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10/100, सिंप्लीफाई करने पे 1/10, ऑटोमेटिकली q इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 9/10। ठीक है मेरे ख्याल में। और फिर क्या चाहिए हमको, एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव, मतलब r कितना लेना है, 2। तो p ऑफ 2 बाइनोमियल के आइडिया से हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना, 10c2 इंटू 1/10 टू द पावर 2 इंटू 9/10 टू द पावर 8। और इसी को पॉइजन के आइडिया से करोगे तो n इक्वल्स टू 10 है आपका और p इज इक्वल्स टू अगेन 1/10 ही रहेगा। यहाँ तो q नहीं चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो np सॉल्व करने पे शायद 1 और p ऑफ 2 डिफेक्टिव चाहिए आपको, तो e पावर -1 इंटू मेरे ख्याल में 1 टू द पावर 2 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2e। अब वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, देखेंगे कि हल्का हल्का अलग आता है। ठीक है, चलें आगे। डन। ठीक है, अगला देखो, इसको मैं लास्ट में कराऊंगा। हाँ, रेकरेंस रिलेशन कुछ अलग ही चीज है, एक ही क्वेश्चन है इसका, बाकी पहले कर लेते हैं। इसको पढ़ो। आओ बात करते हैं। ये कह रहा है कि ट्रैफिक इंजीनियर रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ बाइसाइकिल राइडर्स दैट यूजेस अ पर्टिकुलर साइकिल ट्रैक। ठीक है, मतलब वहां से जितना बाइसाइकिल राइडर पास होगा ये आपका x है यहाँ पे। ठीक है, और वापस से डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सोच लो कि कोई एक गली नुक्कड़ चौराहा अगर है तो वहां से कितना बाइसाइकिल राइडर पास हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वो कार हायर में नंबर ऑफ डिमांड्स, एक भी डिमांड नहीं आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, इनफाइनाइट आ सकता है। उसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बाइसाइकिल राइडर का क्वांटिटी कितना हो सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये इंजीनियर बैठ के उसी को रिकॉर्ड कर रहा है। फिर बोल रहा है कि ही रिकॉर्ड्स दैट एन एवरेज ऑफ 3.2 बाइसाइकिल राइडर्स यूज द साइकिल ट्रैक एवरी आवर। ठीक है, तो 1 घंटे के ड्यूरेशन में, हालांकि यहाँ पर 1 घंटा का ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ये कह रहा है कि 3.2 बाइसाइकिल राइडर वहां से ऑन एन एवरेज पास होगा। दैट मीन्स कि ये क्या है आपका लैम्डा। आगे देखो, गिवन दैट द नंबर ऑफ बाइसाइकिल दैट यूज द साइकिल ट्रैक फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बोल दिया कि पॉइजन से ही काम वाम होगा यहाँ पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और लेस बाइसाइकिल राइडर्स विल यूज द साइकिल ट्रैक विद इन एन आवर। अब देखो कि बाइसाइकिल राइडर का क्वांटिटी 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लैम्डा आपको बता दिया है कि 3.2 ही होगा, और इस सिचुएशन में आपको बोल रहा है कि 2 और लेस बाइसाइकिल राइडर जो है वो उस ट्रैक को यूज करे, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या पूछ रहा है आपसे, p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2। 0 से लेके इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 या उससे लेस वाला प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मतलब आप किसको किसको कंसीडर करेंगे, 0, 1 और 2। तो खोलिए और उसी का क्वांटिटी कम है तो आप डायरेक्टली ही कैलकुलेट कर लीजिए। लिखिए हियर लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना, 3.2, और आपको चाहिए p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1
और प्लस पी ऑफ 2। सॉल्व सिंप्लीफाई करने पे मेरे ख्याल में e टू द पावर माइनस ऑफ 3.2 इंटू 3.2 टू द पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस 3/2 इंटू 3.2 टू द पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल और लास्ट e टू द पावर माइनस 3.2 इंटू 3.2 टू द पावर 2 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में तो अभी फिलहाल जैसा क्वेश्चन पूछ रखा है इस टाइम स्ट्रेच का ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि टाइम स्ट्रेच भी एक रोल प्ले करता है लैम्डा डिसाइड करने में। आएगा आज ही वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसका एक सेकेंड पार्ट भी ये कह रहा है कि 3 और मोर बाइसाइकिल राइडर्स विल यूज द साइकिल ट्रैक विद इन एन आवर। पिछली बार मांग रहा था कि 2 या उससे कम, इस बार मांग रहा है कि 3 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट 3 या उससे ज्यादा के लिए क्या कैलकुलेट करना है आपको? मेरे ख्याल में आपसे मांग तो रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यही ना? और 3 या उससे ज्यादा में कितना हो सकता है पहले वो सोचो कि डायरेक्टली अगर हम करना चाहें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब उतना तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर 1 से माइनस वाला टेक्निक यूज करेंगे। और सिंस आपको 3 और उसके ऊपर को लेना है तो छोड़ना कहां तक? 2 तक। इसीलिए हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ 2। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर 0, 1, 2 का हम निकालेंगे और इसी चीज को हम फिर उधर वहां पे माइनस कर सकते हैं। तो मैं एक बार बस एक स्टेप लिख के छोड़ देता हूँ कि माइनस कॉमन यहाँ पर डाल देता हूँ पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 और प्लस पी ऑफ 2। फिर 0, 1, 2 का जो आंसर यहाँ से आ रखा होगा वही चीज आप वहां पर डायरेक्टली यूज कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट देखो उसमें मैं यही बोलूंगा कि सवाल में अगर वैसा रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो कि इसमें e टू द पावर माइनस 3/2 का वैल्यू, तो एट मिनिमम उसको देना पड़ेगा। जब तक ये नहीं देगा तब तक इसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बियर हैंड से। ठीक है, लेकिन हाँ इसका वैल्यू अगर दे दिया है तो उसके बाद आप देखो कि आपके पास में समय कितना है, घर पे आप कितना प्रैक्टिस करके गए हो उन सब कैलकुलेशंस को। अगर बहुत प्रैक्टिस करके गए हो, टाइम है आपके पास में, तो आप करने का ट्राई करो। नहीं है तो एटलीस्ट एक्सप्रेशन बना के कॉमन वॉमन लेके जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वहां तक करके छोड़ दो। चांसेस है कि फुल मार्क्स मिल जाएगा। चांसेस है कोई अगर मान लो कि ऐसा है कि नहीं हमको तो फाइनल आंसर चाहिए, तो वो 1 आधा मार्क काट भी सकता है, लेकिन वो पूरा क्वेश्चन नहीं काटेगा आपका। वो एट मैक्स हाफ मार्क ही काटेगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये कैलकुलेशंस बहुत टफ है। ये मान लो कि टीचर्स को भी आइडिया है, ऐसा नहीं कि मतलब वो लोग अवेयर नहीं है इस चीज को लेके। ठीक है, तो एक्सप्रेशन एट द मिनिमम, सिंप्लीफाई जहां तक हो सके वहां तक करूं, पूरा एंड तक आंसर निकालना जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें आगे देखो क्या बोल रहे हैं कि ऑल्सो राइट द मीन एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस फॉर द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो ये तो फालतू बात। मीन भी आपका कितना होगा 3.2 और वेरियंस भी कितना होगा 3.2। स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं मांगा शायद। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मांगते तो वो कितना होता √3.2। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, यहां देखो, a particular river in a small town floods and overflows twice in every 10 years। देखो ये टाइम स्टैम्प है कि 10 साल के पीरियड पे हम बात कर रहे हैं और ट्वाइस हो रहा है और एवरेज शब्द का भी यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो हम कह देंगे कि लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फॉर टाइम स्टैम्प ऑफ 10 ईयर्स लैम्डा इक्वल्स टू 2 होगी। आगे आप देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एज्यूमिंग दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज द मीन एक्सपेक्टेशन? तो ऑब्वियसली वो लैम्डा इक्वल्स टू 2। Next, also calculate the probability of 3 or less overflows in a 10 years interval। लैम्डा जिस टाइम इंटरवल का दिया हुआ है, सवाल भी उसी टाइम इंटरवल में पूछा हुआ है, तो टाइम इंटरवल इरेलेवेंट हो जाता है। आगे के क्वेश्चंस में आप देखोगे कि लैम्डा जिस टाइम इंटरवल के लिए दिया हुआ है, सवाल किसी और टाइम इंटरवल के लिए पूछा हुआ, तो वहां लैम्डा का चेंज होगा। कैसे होगा वो मैं समझाऊंगा आपको। अभी के लिए तो इतना कोई टेंशन नहीं। लैम्डा भी 10 ईयर्स का दिया है और पूछा भी 10 ईयर्स के लिए ही है। अब आप कॉमन सेंस से सोचो कि कोई रिवर है, उसको ओवरफ्लो करना है। अब मान लो कि बारिश वारिश का कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं, तो मान लो कि साल में 2 ही बार बारिश ज्यादा आएगा, 3 ही बार बारिश ज्यादा आएगा। बारिश ज्यादा तो कभी भी कितना भी बार आ सकता है। आया बात समझ? तो अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि एक्स को आई एम अज्यूमिंग कि कितने बार उस रिवर में बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, तो उसका क्वांटिटी कहां से कहां तक हो सकता है? अगेन मैथमेटिकली 0 से इन्फिनिटी हो सकता है। या तो एक बार भी फ्लड नहीं आएगा और या फिर इनफाइनाइट टाइम्स फ्लड आ जाएगा। हमको लैम्डा बताया हुआ है कि 2 है, तो इसका लैम्डा इक्वल्स टू 2 के इधर उधर कुछ मत सोचो आप, बस लैम्डा इक्वल्स टू 2 इतना ही समझो आप। और x आपका क्या है? नंबर ऑफ फ्लड दैट विल ऑकर इन दैट रिवर इन अ टाइम स्ट्रेच ऑफ 10 ईयर्स। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 0 से इन्फिनिटी तक। आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस
फ्लड्स इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। मतलब क्या मांग रहा है वो आपसे, x लेस देन इक्वल्स टू 3। अब डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करोगे तो 0 1 2 3 कैलकुलेट करना है, और इनडायरेक्टली देखोगे तो 4 5 6 7 इन्फिनिटी। किसका क्वांटिटी ज्यादा किसका कम, सोचो खुद से। डायरेक्ट वाले का ही कम है, उसी को फाइंड कर लेते हैं। लिखो मीन एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 एंड पी ऑफ क्या मांगा है बताओ फिर से, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, नहीं सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये हो जाएगा आपके लिए पी ऑफ क्या, 0 1 2 और 3। अब आगे सोचो, 0 के लिए क्या बनाओगे, e टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e पावर माइनस 2 इंटू 2 पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस e पावर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और बिल्कुल लास्ट वाला e पावर माइनस 2 इंटू 2 पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफिकेशन के लिए e पावर माइनस 2 वाला पार्ट आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर फिर आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। और अगेन e पावर माइनस 2 का कोई वैल्यू दिया नहीं है तो आप फुली सिंप्लीफाई तो नहीं कर पाओगे, e पावर माइनस 2 तो आपका अटका वही रहेगा। डन मेरे ख्याल में। इसको देखिए, आओ पढ़ते हैं एक बार। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, इफ अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर्स एट एन एयरपोर्ट इज रिकॉर्डेड 30 पर आवर ऑन अ गिवन डे। मतलब 1 घंटे का टाइम स्टैम्प में 30 पैसेंजर का एक्सपेक्टेशन है। मतलब 1 आवर के कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाह रहा है कि लैम्डा का वैल्यू कितना रहेगा, 30। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एन आवर। अब ये वो सवाल है जिसमें टाइम स्टैम्प को थोड़ा छेड़ा जा रहा है। ये शुरू में बताया कितने टाइम के लिए, 30, मतलब 1 घंटे के लिए यानी कि 60 मिनट के लिए, उसमें कितना पैसेंजर का एक्सपेक्टेशन था, 30 का, और पूछ रहे हैं आपसे कि 10 मिनट में कितना एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो देखो एक्सपेक्टेशन जो भी है ना वो ओवरऑल पूरे टाइम पीरियड के ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आया बात समझ। तो 10 मिनट में अगर आपको देखना है तो आप आराम से यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक बार लिखना मत, बस पहले देख लेना कि 60 मिनट में कितना मिल रहा है बताओ, 30 पैसेंजर। आपको कमेंट करना है 10 मिनट पे, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1 मिनट में कितना हो जाएगा 30 अपॉन 60। एंड सिमिलरली 10 मिनट में कितना हो जाएगा, तो आई विल से कि 30 अपॉन 60 इंटू 10। 0 0 गॉन, 6 से 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट में आपका एक्सपेक्टेशन कितने पैसेंजर का है, 5 पैसेंजर का है। तब आप इस सिचुएशन को ऐसे इंटरप्रेट करे हुए देखो कि 1 घंटे के लिए लैम्डा इज 30, लेकिन 10 मिनट्स के लिए लैम्डा विल बिकम हाउ मच, 5। 20 मिनट्स के लिए लैम्डा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए लैम्डा कितना हो जाएगा, 15। 40 मिनट्स के लिए लैम्डा कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके से लैम्डा आपका चेंज होता रहेगा। अब मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊंगा। सपोज करो कि ये रिवर वाला देखो, इस रिवर वाले में 2 फ्लड कितने साल के दौरान आने वाला है, 10 साल। अब अगर मान लो कि बाद में ये क्वेश्चन जो है ना वो 10 साल के लिए नहीं पूछ के 5 साल के लिए पूछता, तो पहले आपको उस लैम्डा को चेंज करना पड़ता कि लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। और अगर मान लो कि क्वेश्चन 5 ईयर्स के लिए है तो आपको पहले 5 ईयर्स का लैम्डा निकालना होता, जो कि कितना हो जाता, 1। ये सपोज करो क्वेश्चन 10 नहीं 20 ईयर्स के लिए पूछ ले, तब लैम्डा आपका हो जाता 4। इस चीज को थोड़ा समझना है कि जब क्वेश्चन में लैम्डा देते वक्त जो टाइम स्टैम्प है, क्वेश्चन पूछते वक्त भी अगर सेम टाइम स्टैम्प है, तब टेंशन नहीं लेना है आपको। लेकिन अगर लैम्डा का टाइम स्टैम्प अलग है, क्वेश्चन जिसके लिए पूछ रहा है उसका टाइम स्टैम्प अलग है, तो इस नए वाले टाइम स्टैम्प के हिसाब से आपको पहले लैम्डा मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर सेम प्रोसेस। ये देखो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है मेरे ख्याल में। तो चलो इसका फर्स्ट पार्ट पहले लिख लो, लिखो। अच्छा हो ही गया लिखना आप लोग का, तो नीचे लिख लो हेंस फॉर 10 मिनट्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। फॉर 10 मिनट्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 5। क्लियर मेरे ख्याल में। आगे इसी का 3-4 पार्ट है, देख लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल इन फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एन आवर। ठीक है, अब आप सोचिएगा ध्यान से, जो लैम्डा शुरू में दिया था वो कितनी देर के लिए था, 60 मिनट्स के लिए या 1 घंटे के लिए। तो उसको तो आप ऑब्वियसली यहां यूज नहीं कर सकते हो। यहां पर कौन से टाइम फ्रेम में आपसे प्रोबेबिलिटी मांगा गया, 10 मिनट में। क्लियर, तो 10 मिनट का लैम्डा चाहिए पड़ेगा आपको। दूसरा बात कि पैसेंजर्स का जो अराइवल है पहले 10 मिनट में, आप मान लो कि x अगर उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x का पॉसिबल वैल्यूज हो क्या क्या सकता है,
0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी हो सकता है। 10 मिनट में मान लो कि इनफाइनाइट पैसेंजर आ गया, सही कह रहा हूं ना। लेकिन आपको कितने का प्रोबेबिलिटी चाहिए एग्जैक्टली? आपको चाहिए एग्जैक्टली 4 अराइवल का, मतलब आपको 10 मिनट्स के लिए लैम्डा यूज करके P ऑफ 4 पूछा होगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलेगा, लिखो P ऑफ 4। अब 10 मिनट्स का लैम्डा निकाला हुआ है इसलिए फिर से मेहनत नहीं करेंगे, इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस कितना आया था 5 इनटू मेरे ख्याल में 5 पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एक सिंपल मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, आप आंसर उसके हिसाब से बताने का ट्राई करना। अगर यहीं पर फर्स्ट 10 मिनट्स ना बोल के फर्स्ट 20 मिनट्स बोला हुआ रहता तो आपके आंसर में क्या चेंज होता? लैम्डा आपका 10 हो जाता और उसके चक्कर में आपका आंसर कैसा दिखाई पड़ता? e पावर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। क्लियर मेरे ख्याल में? थर्ड पार्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और फ्यूअर अराइवल इन 10 मिनट्स फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ द आवर। कोई दिक्कत नहीं है, 4 या उससे कम मांग रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहे बताओ? P ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 4। इसको कैसे कर सकते हो? P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, 3 और 4। 1 माइनस वाला टेक्निक लगाना ठीक रहेगा इसमें? नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट पैसेंजर हो सकता है, वो तो कैसे लगाओगे? खोल लो इनको। अभी सिंस वापस से 10 मिनट का बात हो रहा है तो आपके लैम्डा का चॉइस कितना होना चाहिए? 5। सो e टू द पावर माइनस 5 इंटू 5 पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस e पावर माइनस 5 इंटू 5 पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस e पावर माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस e पावर माइनस 5 इंटू 5 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस e पावर माइनस 5 इंटू 5 पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल। फिर वही है कि सब में से e पावर माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और अंदर जो बचा हो उसको ढंग से सिंप्लीफाई कर लेना आप। चले, इसका चौथा पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल्स इन एन आवर गिवन दैट देयर आर 8 अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ दैट आवर। इस पे आप 5 स्टार लगा। ये समझ में आ गया? मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। आप पढ़ो, ट्राई करो, पहले सोच लो अच्छे से। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर समझने का ट्राई करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और मोर अराइवल इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में आपको 10 अराइवल या उससे ज्यादा अराइवल चाहिए। ओके, फिर 1 घंटे को इन्होंने स्प्लिट किया है। इन्होंने बोला कि पहले 10 मिनट में ऐसा ऑब्जर्व हुआ, रिकॉर्ड हुआ कि 8 पैसेंजर तो आ गए। ठीक है, और अब मेरे को इसका प्रोबेबिलिटी फर्दर आगे बताना है। अब पहले मेरे को एक चीज बताओ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो अनसर्टेन सिचुएशंस के लिए कैलकुलेट हम करते हैं कि सर्टेन सिचुएशंस के लिए कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एम्बिग्यूटी है कि हमको नहीं पता ठीक से कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ चीज अनसर्टेन है। ठीक है, आकाश मत है कि भगवान के ही हाथ में। वैसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी का रोल है कि ऐसा चीज जो पक्का पता है कि यही हुआ है, उसमें प्रोबेबिलिटी का रोल है। सर्टेन में कि अनसर्टेन में? अनसर्टेन में। तो इसमें पहले क्या था कि पहले पूरा 1 घंटा अनसर्टेन था कि क्या होगा नहीं होगा, कितना आदमी आएगा कितना आदमी नहीं आएगा। फिर जब पहला 10 मिनट पार हुआ ना तो उसमें सर्टेनिटी के साथ में हमने देखा कि 8 आदमी आ गए। हम सपना क्या देख रहे थे कि 1 घंटे में हमारे पास में कितना आदमी आए? 10 आदमी आए। 8 आदमी तो पहले 10 मिनट्स में ही आ गए। अब जब पहले 10 मिनट्स का डेटा आपने रिकॉर्ड कर लिया तो वो 10 मिनट्स अब अनसर्टेन की कैटेगरी में नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पहले जब शुरू में हम ये मतलब एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे थे तो पूरा 1 घंटा ही अनसर्टेन था, कितना लोग आएगा कितना लोग नहीं आएगा। लेकिन फिर जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, पहले 10 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन देखा तो वी सॉ कि पहले 10 मिनट्स में 8 आदमी आ गया। तो अब ये जो पहला 10 मिनट है ये अनसर्टेन है ही नहीं, इसमें तो हमको मिल गया ना कि 8 आदमी आ गया है। अब अनसर्टेन कौन सा पीरियड है वो सोचो पहले, अगला 50 मिनट। ठीक है, आपके पूरे 1 घंटा में एक्सपेक्टेशन, सपना, फैंटेसी क्या था, कितना होना चाहिए? पूरे 1 घंटा में 10 होना चाहिए। पूरा 1 घंटा में 10 होना चाहिए, ये आपका फैंटेसी था। उसमें से पहले 10 मिनट में आपको 8 मिल गए। अब आपके फैंटेसी को पूरा होने के लिए और कम से कम कितना चाहिए? 2 या उससे ज्यादा चाहिए। क्लियर? और समय कितना बचा है आपके पास? ये 50 मिनट ही तो अनसर्टेन पार्ट है, बाकी तो पार्ट सर्टेन है। आया बात समझ? तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये लाइन के डेटा को पढ़ने के बाद में सवाल क्या हो गया पता है? कि 2 या उससे ज्यादा पैसेंजर 50 मिनट में। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा, लिखिए। अब लेकिन हाँ, एक और कैच, एक बार फिर से देखो मेरे तरफ। 50 मिनट का बात है, लैम्डा जो शुरू में दिया था वो 1 घंटा का था, उसको भी यूज नहीं कर पाओगे।
जो फर्स्ट पार्ट में निकाला वो 10 मिनट का था, उसको भी यूज नहीं कर पाओगे, तो 50 मिनट का लैम्डा अलग से आपको निकालना पड़ेगा। लिखिए आप 25 लिखो। कैसे लिखोगे? एक नोट लिख लोगे, लिखो, ये नोट लिख लो, ये एग्जाम में मत लिखना, जैसे ऐसे ही बाद में याद रहे इसलिए लिखवा देता हूं कि एक्चुअली वी वांट 2 or more passenger in 50 minutes. Actually we want 2 or more passenger in 50 minutes. ठीक है, अब लिखो सोल्यूशन चौथे पार्ट का। लिखो for 50 minutes lambda is equals to आप सीधा ही लिख सकते हैं, 5 आ रखा था आपका 5 मिनट का, तो 5 × 5 दिस इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, और आपको 2 या उससे ज्यादा चाहिए। अच्छा, 50 मिनट में एक्चुअली वैसे अगर मैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स का ऐसे सोचूं तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगा। आपको हालांकि 2 या उससे ज्यादा चाहिए, सीधा रास्ते तो जा नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा आ जाएगा, उसमें उल्टा जाओगे तो 1 - p ऑफ क्या 0। 2 वाला आपको चाहिए तो सब्ट्रैक्शन में 2 वाला नहीं आएगा, 0 जाएगा और क्या जाएगा यहाँ से p ऑफ 1। फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 1 - e टू द पावर आई थिंक -25 इंटू 25 पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और -e टू द पावर कितना, फिर से -25 इंटू 25 पावर 1/1 फैक्टोरियल। 2 नहीं आएगा। आप सोचो 8 आ रखा है, 10 तो हमको कम से कम चाहिए ही था, तो अगले 50 मिनट में हमको 2 या उससे ज्यादा चाहिए, तो हमको जो चाहिए उसका क्वांटिटी है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्या तक नहीं चाहिए? 0 नहीं चाहिए, 1 वाला नहीं चाहिए, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट। 2 तो हमको चाहिए, तो 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्लियर मेरे ख्याल में? तो ऐसा थोड़ा सा कहना है कि गिवन टाइम फ्रेम जिसमें लैम्डा दिया हुआ है आपको, और पूछा हुआ टाइम फ्रेम जो है उसको चेंज करने पे ऐसे लैम्डा का एडजस्टमेंट में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि लैम्डा को हमको चेंज करना। ठीक है, एक इसी पैटर्न का और एक सुंदर सा क्वेश्चन है, उसको कर लो तो फिर कॉन्फिडेंस आप लोगों को भी आ जाएगा। पढ़ो, आसान है वैसे कंपेयर टू लास्ट में। कर दे बात, देखो, फोन कॉल्स अराइव एट अ रेट ऑफ 48 पर आवर एट द रिजर्वेशन डेस्क फॉर इंडियन एयरलाइंस। क्या मीनिंग है इसका? 1 घंटे के टाइम स्टैम्प में यू आर एक्सपेक्टिंग 48 कॉल्स ऑन एन एवरेज, मतलब लैम्डा 1 घंटे के लिए कितना है? 48। ये चीज दिमाग में डालो, 1 घंटे के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 48। आगे देखो, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 3 कॉल्स इन अ 5 मिनट इंटरवल ऑफ टाइम। लैम्डा किसके लिए दिया है? 1 घंटे के लिए, और 3 कॉल का प्रोबेबिलिटी कितने टाइम के लिए मांगा है? 5 मिनट के इंटरवल के लिए। तो क्या हम सेम लैम्डा पहले 5 मिनट के लिए यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये बताओ। नहीं कर पाएंगे, तो पहले लैम्डा ठीक करना होगा। लिखो फॉर 5 मिनट्स, ठीक करते हैं इसको। 60 मिनट के लिए 48, 1 मिनट के लिए 48/60, और 5 मिनट के लिए 48/60 इंटू 5 काटोगे तो आई थिंक यहाँ 12 और इससे फिर यहाँ 4। ठीक है, तो लिखो फॉर 5 मिनट्स लैम्डा इक्वल्स टू 4। फॉर 5 मिनट्स लैम्डा इक्वल्स टू 4, मतलब ये हुआ कि 5 मिनट के लिए लैम्डा 4 है बस। ठीक है ना, अब 5 मिनट के अंदर में ऐसे जनरली आप सोचो कितना फोन कॉल आ सकता है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। आपको उसमें से कितने का प्रोबेबिलिटी चाहिए? एग्जैक्टली 3 कॉल का। तो वो कैसे निकाल सकते हो आप? P ऑफ 3 से। बस क्या है कि बस टाइम स्टैम्प आपका 5 मिनट का है, इसलिए 5 मिनट वाला जो लैम्डा है उसको आप यूज करेंगे। लिखिए नाउ P ऑफ 3 इज इक्वल्स टू आई थिंक e टू द पावर -4 इंटू 4 का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए। अब तक शायद एक्सपर्ट हो चुके हो आप लोग। फिर से आप देखो, टाइम स्टैम्प चेंज हो गया आपका, 15 मिनट है इस बार। तो 5 मिनट का जरिए आपका कितना आया था? 4 ही आया था ना, तो 15 मिनट का कितना हो जाएगा? 12। लिखिए फॉर 15 मिनट्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 12 आएगा। अब लिखिए कि इसमें, अब वापस एक बार सोचो, 15 मिनट में वैसे कॉल कितना से कितना तक आ सकता है? 0 से इन्फिनिटी कुछ भी।
आपको लेकिन 10 कॉल का ही प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो लिखो P ऑफ 10 इज इक्वल्स टू e टू द पावर -10 इंटू क्या 10 टू द पावर, अच्छा नहीं सॉरी, e टू द पावर लैम्डा कितना था आपका 12 ना, -12 इंटू 12 टू द पावर 10 अपॉन में 10 फैक्टोरियल, ये एक्सप्रेशन रहेगा। ठीक है, देखो दो ही पार्ट है और इसका बस। आइए बात करते हैं इस पे। ये कह रहे हैं कि सपोज नो कॉल्स आर करेंटली ऑन होल्ड। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता दूंगा, देखो सर्टेन चीजों का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेन चीजों का होता है। तो धीरे धीरे सोचते हैं इसके बारे में। नो कॉल्स आर करेंटली ऑन होल्ड, अभी कोई कॉल वॉल आ नहीं रखा है। इफ द एजेंट टेक्स 5 मिनट्स टू कंप्लीट द करेंट कॉल, मतलब एक कॉल पे वो ऑलरेडी है और अभी फिलहाल कुछ भी वेटिंग में है नहीं, ठीक है ना। हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग बाई दैट टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल बी वेटिंग। अब ये जो हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट वेटिंग बाई दैट टाइम है ना, मतलब ये इस टाइम पीरियड का आपसे लैम्डा मांग रहा है। डू यू गेट दैट? हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, मीन मतलब लैम्डा, ठीक है। और 5 मिनट लगेगा उसको ये कॉल खत्म करने में, तो 5 मिनट के टाइम इंटरवल का लैम्डा मांग रहा है आपसे, फर्स्ट पार्ट। इज दैट ओके? उसके बाद ने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल बी वेटिंग। अब देखो वो आपसे मांग रहा है कि एक्सपेक्टेशन कितने का है, यानी कि लैम्डा क्या है। फिर क्या है कि उस 5 मिनट में अगर मैं नंबर ऑफ कॉलर्स को काउंट करूं तो वो तो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो आउट ऑफ दोज 0 टू इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी दे आर आस्किंग कि 0 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पहले 5 मिनट का लैम्डा निकाल लो और 5 मिनट में फिर P ऑफ 0 निकाल लो। लिखो फॉर 5 मिनट्स, इससे कैलकुलेट किया था क्या हमने, 4 लिख दो। फॉर 5 मिनट्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, थोड़ा लैंग्वेज भी लिखा देते हैं। फॉर 5 मिनट्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वेटिंग कॉल्स इक्वल्स टू 4। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वेटिंग कॉल्स इज इक्वल्स टू 4। एंड सेकेंड पार्ट के लिए आप लिखो P ऑफ 0 मांग रहा है आपसे, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ। मेरे ख्याल में ई पावर, सिंस 5 मिनट के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो लैम्डा इसी का यूज होगा, 4 पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। डन। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखिए, देखो क्या कह रहा है ये। इफ नो कॉल्स आर करेंटली बीइंग प्रोसेस, मतलब कुछ वेटिंग में नहीं है, प्रोसेस भी नहीं हो रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एजेंट कैन टेक 3 मिनट्स पर्सनल टाइम विदाउट बीइंग इंटरप्टेड बाय अ कॉल। सिचुएशन थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूं, सोचना आप अच्छे से कि फिलहाल कुछ नहीं है, वो बैठा है, मतलब ऐसे फोन के सामने बैठा है इस उम्मीद में कि फोन आएगा हमको रिसीव करके जवाब देना। अभी कुछ नहीं आया, कोई फोन पे वो है भी नहीं, कोई कॉल आ भी नहीं रहा। अब वो चाहता है कि 3 मिनट के लिए यहां से उठ के चला जाए, लेकिन जिस चीज के लिए उसको अपॉइंट किया गया है वो काम नहीं छूटना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब जितने देर के लिए वो बाहर गया है उस पीरियड में एक भी कॉल नहीं आएगा, तभी ना। माना कि वो 3 मिनट के लिए बाहर गया, एक भी कॉल नहीं आया, तो उसका सर्विसेज तो खराब नहीं हुआ, ठीक है। कॉल ही नहीं आया तो क्या करता हूं। लेकिन अगर वो बाहर चला जाता और एक भी कॉल आ जाता तो फिर गड़बड़ हो गया। आया बात समझ? तो दो चीज है, एक तो टाइम स्टैम्प चेंज हो गया आपका, अब वो कितना है 3 मिनट, तो जो भी ड्रामा आप करोगे वो 3 मिनट के हिसाब से होना चाहिए। और दूसरा कि इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 3 मिनट में कितना कॉल आने से ये बात हो जाएगा। वैसे तो 3 मिनट में 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी कॉल आ सकता है, लेकिन आपको जो कंडीशन चाहिए वो 3 मिनट में अगर 0 कॉल आया हो तो ही फुलफिल हो सकता है, ठीक है। लिखिए फॉर 3 मिनट्स लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बहुत बढ़िया। फॉर 3 मिनट्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.4। अच्छा एक बार प्रोसेस में थोड़ा बता के छोड़ देता हूँ, क्या पता वो लोग वीडियो देखे ना समझ में आए उनको। तो लैम्डा इक्वल्स टू कैसे निकाला 2.4, 60 मिनट का कितना दिया हुआ था, तो 48/60 इंटू 3 मिनट का आपको चाहिए, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा शायद 2.4। और P ऑफ 0 चाहिए आपको इस सिचुएशन में, तो e टू द पावर -2.4 इंटू 2.4 पावर 0 अपॉन 0 पे। चलो आज के लिए इतना।